आज इस वीडियो में हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह और क्रिप्स मिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। 1934 की बात करते हैं। 1934 में समाजवादी पार्टी की स्थापना होती है। समाजवादी पार्टी और इसकी स्थापना करते हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, यानी कांग्रेस के भीतर ही ये इस पार्टी की स्थापना करते हैं। कांग्रेस है और इसके भीतर ही जो जिन व्यक्तियों की विचारधारा समाजवादी रूप में हो जाती है वो किसकी स्थापना करते हैं? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी नाम से 3-4 चीजें आपके याद आ सकती हैं कि भारत को समाजवाद का रूप देने वाले, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह। गांधी इरविन समझौता, उसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की हमेशा आलोचना की जाएगी कि इस प्रकार से समाजवाद और इंकलाब का जिंदाबाद का नारा देने वाले के बारे में गांधी जी ने कुछ भी नहीं कहा। एक तरफ जहां गांधी इरविन समझौता हो रहा था, दूसरी तरफ उनको फांसी दी जा रही है ना। और गांधी जी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है कि गांधी जी उस हवा के झोंके की, ताजी हवा के झोंके की तरह आए जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेना सिखाया। गांधी जी के बारे में कहा है किसने? एक तरफ आलोचना है, दूसरी तरफ प्रशंसा की है उनकी कि गांधी जी उस ताजी हवा के झोंके की तरह आए जिन्होंने हमें खुली हवा में सांस लेना सिखाया, और उस प्रकाश की किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और हमें प्रकाश दिखाया, और एक बवंडर के रूप में भी आए जिन्होंने बहुतों को तो नहीं लेकिन कुछ न कुछ मजदूरों के दिमाग को उथल पुथल भी कर दिया। तो इस प्रकार से गांधी जी के बारे में किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये इसके तहत समाजवादी पार्टी की स्थापना हो जाती है। और थोड़ी सी से पहले मुस्लिम लीग अपने स्थापना करेगी कब, कहां, कैसे इसकी स्थापना होती है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। 1930 में इसका सम्मेलन होता है इलाहाबाद में, और उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं, अभी अपन ने इंकलाब जिंदाबाद वाली बात चली है तो कौन करते हैं? सर एक बात है ना, इन्होंने क्या दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। इन्होंने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये उर्दू कवि थे और ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये प्रसिद्ध क्यों है? इसलिए यानी कई जो अधिवेशन है वही प्रसिद्ध है। जैसे अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें भारत ने कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ऐसा ही इसमें भी है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो जिसने अध्यक्षता की थी सर मोहम्मद इकबाल ने, उसने कहा कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुस्लिम बाहुल्य प्रांत के लोग हैं उनकी नियति प्रतीत होती है कि वो वहां पर एक मुस्लिम प्रांत बनाए वहां पर। ठीक है, यानी जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर एक अलग देश बन जाए। मुख्य रूप से ये कहना चाहते हैं कि नियति प्रतीत होती है किनकी? मुसलमानों की। इसमें कहा गया। फिर आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इससे। 1933-34 में एक व्यक्ति है रहमत अली। ये इंग्लैंड के अंदर जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था वहां पढ़ते थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कई बार आ जाता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? रहमत अली थे। फिर उसके बाद में हम और आगे चलते हैं। 1940 दिसंबर 1940 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है, लीग का अधिवेशन है, वो कहाँ होता है? लाहौर में होता है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और पहली बार यहाँ पर द्विराष्ट्र का सिद्धांत आता है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं आता। पाकिस्तान का नाम उसने ले जरूर लिया है, लेकिन ये नहीं कहा है कि पाकिस्तान बढ़ाएंगे हम। इससे थोड़ा सा जस्ट पहले चलते हैं। 1938-39 में ये जो लीग है ये एक कमेटी बनाती है, और उस कमेटी में थे, देखो, जैसे फजल हसन, और ऐसे ही एक दूसरे व्यक्ति हैं हुसैन कादरी। और इसका जो कमेटी निर्माण का उद्देश्य ये था कि हमें ये इस प्रकार से बताएं कि किस किस प्रकार से हम भारत का विभाजन कर सकते हैं। भारत के विभाजन में हम
कौन कौन से राज्यों को अलग कर सकते हैं। तो इन्होंने जो अलीगढ़ कमेटी का नाम दिया इसको, इन्होंने कहा कि जी एक हम बना सकते हैं क्या, पंजाब, ठीक है, एक बना सकते हैं बंगाल, एक हैदराबाद और एक है हिंदुस्तान। यानी इस प्रकार से इतने देश बनाए जाए, इस कमेटी ने कहा। आगे हम चलते हैं 1940 के बाद में हम चलते हैं 23 मार्च 1943। इस समय इन्होंने 23 मार्च की बात करते हैं, 23 मार्च 1943 के दिन को इन्होंने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। और इस समय जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है, सुरी लीग का अधिवेशन है, वो कहां पर हुआ, कराची में। कराची में जो अधिवेशन होता है, इसमें इन्होंने इनका नारा था डिवाइड एंड क्विट, डिवाइड एंड क्विट, यानी अंग्रेजों से कहा कि आप भारत का बंटवारा करते हैं और यहां से चले जाएंगे और आपको कुछ नहीं करना है। तो ये थोड़ी सी रियासतों के बारे में, देसी रियासतें जो थी यानी प्रांत थे, प्रांतों के बारे में अपने चर्चा करी थी। और देसी रियासतें हैं उसमें लगभग 562 के करीब थी, ठीक है, 562। और यहाँ के जो नरेश या राजा जो भी थे वो लगभग अधीन थे किनके, अंग्रेजों के ये मित्र, हम कह सकते हैं कि लगभग अंग्रेजों की ये मित्र ही थे। और इनकी हम बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी हैदराबाद, और सबसे छोटी थी वो क्या थी, बिलवारी, जिसमें लगभग 20 के करीब लोग थे, ज्यादा नहीं थे। तो इसकी चर्चा करेंगे हम। अब चलते हैं हम अगस्त प्रस्ताव में। आठ अगस्त 1940 में पहुंच गए हम। 8 अगस्त 1940 से पहले जुलाई 1940 में कांग्रेस की जो कार्य समिति है वो कहती है कि जो अंग्रेज हैं वो भारत को स्वतंत्र कर दें। कांग्रेस कार्य समिति कह रही है कि भारत को स्वतंत्र कर दें और भारत में एक अस्थायी सरकार की अगर ये स्थापना कर देते हैं, अगर ये दो चीजें हमें दे देते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग कर देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस विश्व युद्ध में इनका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से कह दिया। लेकिन इस समय जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, विंस्टन चर्चिल। ये मैं लिख देता हूं, बहुत बड़ा हो गया। ये कहते हैं कि मैं ब्रिटेन का साम्राज्य जो है उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगा, यानी मैं इस प्रकार की बात नहीं मानूंगा। तो इसके एवज में ये क्या करते हैं, अगस्त प्रस्ताव पारित करते हैं। और उस समय वायसराय कौन थे, लिनलिथ को विंस्टन चर्चिल के कहने के अनुसार क्या देते हैं जी, अगस्त प्रस्ताव देते हैं। अब ये अगस्त प्रस्ताव क्या है, अगस्त प्रस्ताव के अंदर 3-4 बातें हैं, देखो वो देखते हैं अपन कि एक तो संविधान सभा, आगे वाले 3-4 जो भी आएंगे अपन जो भी एक कार्यक्रम देखेंगे उसमें लगभग संविधान सभा का गठन होगा। प्रतिनिधिमूलक का मतलब है कि इसके जो भी सदस्य हैं वो किससे होंगे, भारत से होंगे, भारतीय सदस्य ही इसका जो संविधान है उसका निर्माण करेंगे। दूसरी, कार्यकारिणी परिषद है उसका विस्तार किया जाएगा। जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है ना उसका हम विस्तार करेंगे और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को हम कौन से कहां से लेंगे, भारतीयों से लेंगे, ठीक है। अगली चीज, युद्ध कार्यकारी परिषद की स्थापना की जाएगी। और ये भी आप हर में लिखें डोमिनियन स्टेट, यानी औपनिवेशिक, हाँ, इसकी स्थापना की जाएगी। और अल्पसंख्यक अगर स्वीकृति नहीं देंगे, यानी जिनकी संख्या कम है, अगर वो इस संविधान पर स्वीकृति नहीं देते, जो भी हम संविधान संशोधन करें उस पर अगर अल्पसंख्यक स्वीकृति नहीं देते हैं तो उसको मान्य नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने इनकी इस आधार पर ही आलोचना की
कि अल्पसंख्यकों को इसमें क्या कर दिया जी, ज्यादा महत्व दे दिया। ठीक है, अल्पसंख्यकों को कह दिया ना कि अगर ये स्वीकृति नहीं देंगे तो हम कोई कानून मानेंगे नहीं, तो इनको ज्यादा महत्व दे दिया। दूसरी बात ये संविधान वाली भी है कि संविधान, अंग्रेजों ने अब ये मान लिया कि संविधान के निर्माण में किनका ज्यादा योगदान रहेगा, भारतीयों का ज्यादा योगदान है। तो ये है अगस्त प्रस्ताव। 15 जुलाई देख लो थोड़ा बहुत, जुलाई 1940 के अंदर कांग्रेस कार्य समिति है वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए और अस्थायी सरकार की स्थापना करने के लिए कहती है, और उसके बदले में चर्चिल क्या कहते हैं कि मत ब्रिटेन का साम्राज्य है वो खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाओ, और वो लिथलियो को वायसराय बनाते हैं और लिथलियो को क्या देते हैं 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव देते हैं, जिसमें ये बातें महत्वपूर्ण। आगे हम चलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने नहीं माना, कांग्रेस ने नहीं माना तो उसके बाद में अगली चीज क्या आती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आती है। इससे पहले 1940 मार्च 1940 कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो रामगढ़ में होता है। रामगढ़ कहाँ है, बिहार में। ठीक है, और उस अधिवेशन में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात है गांधी जी के द्वारा कही जाती है और उसकी पुष्टि कर दी जाती है कि इसके बाद में हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। और अक्टूबर के अंदर चले जाते हैं 17 अक्टूबर 1940 की बात कर रहे हैं, क्रम से चलेंगे हम। अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, तो इसकी जो बातें हैं मुख्य ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करनी है कि हर कोई है वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है अपनी बात। ठीक है, और ये कैसा है, एक सांकेतिक सत्याग्रह है जो सीमित रहने वाला है, और इसमें जो भी सत्याग्रही होंगे, सत्याग्रह है मतलब जो भी सत्याग्रही होंगे वो क्या करेंगे, गिरफ्तारी देंगे अपनी, यानी सत्याग्रह करेंगे और फिर उसके बाद में गिरफ्तारी दे देंगे। और इससे पहले उन्हें 2 दिन पहले पुलिस को, जो भी स्थानीय पुलिस है उसको सूचना देनी पड़ती थी कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से इसकी बातें थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करनी है व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर, और सांकेतिक ये सत्याग्रह है और ये सीमित स्तर पर ही रहने वाला है। जो भी सत्याग्रह होगा, सत्याग्रही होगा, उसको गिरफ्तारी देनी है सत्याग्रह करने के तुरंत बाद में, और इससे पहले 2 दिन पहले पुलिस को सूचना दे देनी है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। और जो भी सत्याग्रही होगा, एक पॉइंट और लिख लो, उसे गांधी जी का भाषण भी उस दिन पढ़ना पड़ता था। 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत होती है, और पहले व्यक्ति जो सत्याग्रही होते हैं वो कौन होते हैं, विनोबा भावे। 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के पनवार से, महाराष्ट्र, और कहां से, ये युद्ध विरोधी भाषण देंगे, जो भी है वो सभी क्या देंगे जी, युद्ध विरोधी भाषण, और देने के बाद में इनको क्या कर लिया जाएगा जी, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और दूसरे व्यक्ति जो सत्याग्रही रहे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार कालांतर में 25,000 लोगों ने इसके तहत गिरफ्तारियां दे दी व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत। ठीक है, तो ये है अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद में हम आगे चलते हैं क्रिप्स मिशन। अब देखो क्रिप्स मिशन जरूरी क्यों पड़ा, भारतीयों ने अभी कोई मांग नहीं की है इस प्रकार की, लेकिन वो युद्ध वाली बात आप हर कहीं यहां पर घुसा सकते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी कमजोरी सिद्ध हो रही है, यानी वो कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कमजोर पड़ रहे हैं तो इनके साथ में जो मित्र राष्ट्र हैं जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके जो प्रधानमंत्री हैं, जैसे अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, रूजवेल्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें चीन की, चीन के कौन थे, चियांग काई शेक। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की,
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे इस समय युवा, इन्होंने दबाव बनाया किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, कि आप भारतीयों को आजाद करने की यानी स्वतंत्र करने की दिशा में कदम उठाएं, जिससे वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय जो हैं वो हमारा सहयोग करें। तो इसके लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, नाम क्या है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स कहते हैं कि ये भारतीयों का शुभचिंतक था और स्वतंत्रता का हिमायती भी था ये, और बहुत सारे जो भारतीय थे ये इसके मित्र भी थे। तो ये युद्धकालीन जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के युद्धकालीन मंत्रालय जो कैबिनेट मंत्री है उसका मंत्री था ये, इसलिए जो विंस्टन चर्चिल हैं यहाँ पर जो संवैधानिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए क्रिप्स की अध्यक्षता के अंदर एक मिशन भेजते हैं, कहां पर है, भारत में। 23 मार्च 1942 ये आते हैं 23 मार्च 1942 को, और 29 मार्च को ये प्रस्तुत कर देते हैं कि ये इस प्रकार से रूपरेखा है, यानी जो क्रिप्स मिशन है वो लागू कब कर दिया जाता है, ठीक है, और 11 अप्रैल को इसको वापस भी ले दिया जाता है। इतना ही लागू रहा है, ये लगभग 13 दिनों तक ये लागू रहता है क्रिप्स जो मिशन है। अब देखो इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या थी क्रिप्स जो मिशन है। पहली चीज ये कहेगा वही, क्या देंगे हम, औपनिवेशिक स्वराज्य। दूसरा संविधान सभा, रटे रटाई बात है कि संविधान सभा का हम निर्माण करेंगे। तीसरा जो संविधान ये बढ़ता है, ये सब कुछ युद्ध के बाद में, ये कहते हैं कि युद्ध के बाद में हम करेंगे ऐसा, ठीक है, संविधान सभा का निर्माण करेंगे, औपनिवेशिक स्वराज्य का हम निर्माण करेंगे, और अगर कोई भारतीय इससे पृथक होना चाहता है, अगली चीज ये कहता है कि जो भी कोई देशी प्रांत, देशी रियासत या प्रांत को अगर ये हमारा संविधान पसंद नहीं है तो उसको हम अलग से संविधान में बनाकर दे सकते हैं, और भारत संघ से अलग होना चाहता है तो अलग भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। कौन कहता है? और इसके बाद में जब तक युद्ध चल रहा है और संविधान नहीं बन जाता, दो चीजें हैं, युद्ध चल रहा है और संविधान पूरा नहीं बन जाता, तब तक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी जी? ब्रिटेन के पास, यानी ब्रिटिश सरकार के पास रहेगी। तो इस प्रकार से सर स्टेफर्ड क्रिप्स कह देते हैं। अब कांग्रेस है इसका विरोध कर देती है। ये जो भी है कि औपनिवेशिक स्वराज्य है, मुख्य विरोध वो किस पर करती है? किस पर करती है कि जिनको संविधान पसंद नहीं है वो भारत संघ से अलग हो सकते हैं। तो कांग्रेस इस पॉइंट को लेकर इसका विरोध करती है कि इसके कारण क्या होगा जी, भारत का विभाजन हो जाएगा। ये पॉइंट है वो क्या कर देगा, भारत के विभाजन के द्वार खोल देगा। और कहीं ना कहीं किसकी बात मान ली गई जी? मुस्लिम लीग की, यानी पाकिस्तान के निर्माण की इससे बात मान ली गई है। लेकिन मुस्लिम लीग भी इसका समर्थन नहीं करती। मुस्लिम लीग कहती है कि वास्तव में प्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई बात मानी नहीं गई है। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इसको समर्थन करें, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो ये दोनों जो भी है, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, हिंदू महासभा, फेडरल महासंघ, जो भी है वो सभी इसका क्या करते हैं जी, इस समय विरोध करते हैं। और जो गांधी जी हैं इसे पोस्ट डेटेड चेक की उपाधि देते हैं। कौन? गांधी, यानी उत्तर तिथीय चेक। अगर आप हिंदी में कहें तो उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा देते हैं कौन? महात्मा गांधी। नेहरू भी पीछे नहीं रहेंगे यहाँ पर। ये कहते हैं, देखो मैंने एक नाम लिखा था कि लगभग ये भारतीयों के मित्र थे, तो नेहरू के मित्र थे। तो ये कहते हैं कि क्रिप्स हैं वो शैतान के मित्र बनकर भारत आए हैं, और इनकी जो एक रूपरेखा अगर क्रियान्वित हो जाती है तो भारत के विभाजन के अनेक द्वार खोल देगी। कौन कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू। ये है क्रिप्स मिशन। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये लगभग हार रहे होते हैं, और जो भी है यानी बर्मा वगैरह, मलाया वगैरह, सिंगापुर, यहाँ पर इनका लगभग अधिकार हो जाता है। तो जापानी आक्रमण की चिंता सताने लग जाती है,
इसके कारण जो अमेरिका, चीन, ये ऑस्ट्रेलिया जो भी है इसके ऊपर दबाव बढ़ाते हैं, जिसके बाद में 23 मार्च 1942 को ये भारत आते पहुंचते हैं और 29 को अपनी जो क्रिप्स मिशन है उसको लागू कर देते हैं और 11 अप्रैल को अगर ये इस प्रकार से लोग विरोध करते हैं तो इसको वापस ले लिया जाता है। ये है क्रिप्स मिशन। इसी के साथ ही आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है।